नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। बजट 2025 जिसका आम जनता से लेकर कॉरपोरेट दुनिया के तमाम लोगों को इंतजार रहता है, वह इस वक्त पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इस बजट को पेश किया। ऐसे में इस बजट में जो खास बिंदु रहे वह ये रहा कि मध्यम वर्गीय श्रेणी पर सरकार ने मुख्य रूप से फोकस किया है। 12 लाख तक की आय को इनकम टैक्सेशन में छूट मिली है और कितने % की छूट मिली है यह जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसी के साथ ही शिक्षा की तमाम नीतियों पर सरकार ने फोकस किया है। वो महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं उन्हें लेकर भी सरकार ने अपना जो विचार है, जो उनका प्रकाश है उसे डाला है। और साथ ही साथ वाराणसी जहां पर दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, यहां पर टूरिज्म को लेकर भी एक विशेष नीति को लाया गया है। ऐसे में क्या विचार है वाराणसी के उद्यमियों, व्यापारियों और अर्थशास्त्री और साथ ही साथ महिलाओं की, इसे लेकर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बजट 2025 को लेकर हमारी इस चर्चा को। अब हम बात करेंगे आईआईए के अध्यक्ष आर.के. चौधरी जी से। सर, इस बार के बजट पर सरकार ने किन किन बिंदुओं पर फोकस किया है? आज वित्त मंत्री ने टूरिज्म पे फोकस किया, किसान पे किया, युवा पे किया, एमएसएमई पे किया। आज यहाँ की ग्रोथ और इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है सम्यक रूप से, और वित्त मंत्री ने ध्यान दिया। विशेष रूप से मध्यम वर्ग का भी लाभ हुआ। उन्होंने आयकर की छूट सीमा 7 लाख से 12 लाख कर दी, अपने आप में उल्लेखनीय है। बनारस को बात करें तो टूरिज्म पे फोकस किया। टूरिज्म के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। आज बनारस टूरिज्म का सेंटर हो चुका है। बाबा विश्वनाथ हो, विंध्याचल हो, अयोध्या हो, सब पूर्वांचल का पार्ट है। भरपूर ध्यान दिया गया है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या इस बार के बजट से जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार? जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी? जनता की उम्मीदों पर अगर मेरे को आप कहिएगा तो बहुत खरा उतरा है आज। आइए बात करते हैं अनुज डिडवानिया जी से, जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगी कि इस बार का बजट कैसा रहा? बजट बहुत संतुलित था और बहुत अच्छा था, और हम लोग जो उम्मीद करते थे उससे भी ये अच्छा बजट हम कह सकते हैं। जैसा कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो जो इस बार 2025 का बजट पेश हुआ है, इसमें रियल एस्टेट से इसको लेकर किन मुद्दों या किन नीतियों को लेकर क्या खासियत? रियल इस्टेट में इसका सीधा सीधा असर जो पड़ेगा, जो 12 लाख की छूट इन्होंने टैक्सेशन पे दिया है, उसका सीधा सीधा लाभ हम लोगों को मिलेगा, जिससे बाइंग कैपेसिटी, जैसे कह सकते हैं, जैसे 12 लाख रुपए टैक्स का भी, जो 12 लाख रुपए की इनकम करता था उसको टैक्स के रूप में 80,000 देना पड़ता था सरकार को, वो पूरे के पूरी पैसा बाजार में आएगा, उनको इंटरेस्ट देने में छूट मिलेगी, तो बहुत बड़ा लाभ हमारे रियल इस्टेट सेक्टर को मिलेगा। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्री प्रोफेसर कृपा शंकर जायसवाल जी से। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार के बजट में जिस प्रकार से टैक्सेशन पे छूट मिली है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत ही सकारात्मक है, और मुझे लगता है कि 2047 जो विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है उसका एक सही कदम है। और जब 2047 में विकसित भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं तो सामान्य और मध्यम वर्ग जो जनता है, गरीब जनता है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, युवा है, बिना इनके सहयोग के हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। इस बजट में एमएसएमई, एसएमई, स्टूडेंट्स, युवा, स्टार्टअप, महिला, किसानों के लिए, सबके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि पिछले वर्षों में इस तरह का कोई बजट पेश किया गया था। और ये इस बजट से सामान्य जनता अपनी आय में बचत कर सकेगी, और बचत के साथ एक्सपेंडिचर्स भी करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और मेडिकल छात्रों के लिए भी यूजी और पीजी में 75,000 से ज़्यादा मेडिकल छात्रों की बात की गई है। बनारस के लिए सबसे लाभान्वित वाली बात है कि पर्यटन में इन्होंने बुद्धा टूरिज़्म की, मेडिकल टूरिज़्म की बात की है, और रिलीजियस एंड धार्मिक टूरिज़्म की। बनारस तीनों क्षेत्रों में आता है, बुद्धा टूरिज़्म भी आता है, मेडिकल टूरिज़्म में भी आता है, और बाहर के लोग यहाँ हॉस्पिटल्स में आते हैं। और यहाँ पर टूरिज़्म आपने देखा होगा, धार्मिक टूरिज़्म के लिए पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, अगर कोई कुंभ में जा रहा है तो बनारस ज़रूर आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इससे सामान्य जनता लाभान्वित होगी और भारत एक विकसित राष्ट्र के संदर्भ में आगे बढ़ेगा।
जैसा कि मध्यम वर्गीय की परेशानियों को देखते हुए टैक्सेशन लाया गया, वहीं दूसरा मुद्दा जो मुख्य रहा वो रहा मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे पर जो सरकार ने इतनी नीतियों को लाया है, इसका व्यापार पर कितना असर देखने को इसका मिलेगा? व्यापार पे भी बहुत अच्छा पड़ेगा। इन्होंने एमएसएमई सेक्टर में और किसानों के सेक्टर में सबके लोन्स की सीमाएं बढ़ाई हैं, पीरियड्स बढ़ाए हैं, स्टार्टअप्स वगैरह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है और महिलाओं को भी बढ़ावा दिया है लोन वगैरह देने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर लोगों को रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए और उद्योग बढ़ावा देने की बात की है तो सबको मतलब राहत मिलेगा। अब ये है कि आजकल केवल नौकरी करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम लोगों को बिजनेस में, उद्योग में, स्टार्टअप में लाने की बात कही गई। चलिए बात करते हैं आईआईए के वाइस चेयरमैन पंकज अग्रवाल जी से। पंकज जी, इस बार का बजट सबसे पहले पूछना चाहूँगी, क्या संतुष्टि प्रदान करने वाला रहा? इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा लाभान्वित रहा है। उसी को टारगेट करके ये बजट बनाया गया है। एमएसएमई को भी टारगेट किया गया है। इस बजट की विशेषता ये रही है कि जीडीपी पिछले साल 5.6% था, जो इस साल 4.8% हुआ है और अगले साल के लिए 4.4% ऑफ जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है डेफिसिट का। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत महत्व दिया है और 500 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए हैं। इसी प्रकार न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि आज की सबसे बड़ी डिमांड है, उसके लिए 20,000 करोड़ का आवंटन करना एक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट दिखाता है। मध्यम वर्ग को लाभ करने के लिए उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है, जो अचानक स्लैब में इतनी वृद्धि कर इन्होंने पूरी इकोनॉमिक में तरलता ले आएंगे, लिक्विडिटी ऑफ मनी आ जाएगी। बात करें तो हर साल जब भी बजट पेश होता है तो आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया जो भी लोग होते हैं उनको काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। तो इस बार का बजट मुख्य रूप से ग्रामीण, किसान और युवाओं के साथ साथ मध्यम श्रेणी को फोकस था। क्या सरकार बजट के ज़रिए आम जनता के बीच में उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी? जी बिल्कुल उतरी है। एक जनता क्या चाहती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके R&D के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे फंड इन्वॉल्व किए हैं। आपने आयकर चूँकि कम किया तो हमारे पास लिक्विडिटी होगी मनी की, नई इंडस्ट्री लगेगी और रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ेगी। तो एक आदमी का डेवलपमेंट, एक आम जनता का मानस का डेवलपमेंट इन्हीं सब चीज़ों से होता है। चलिए बात करते हैं महानगर उद्योग व्यापार समिति के उपाध्यक्ष रजनीश कन्नौजिया जी से। रजनीश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी, इस बार का बजट कैसा रहा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मध्यम वर्गीय परिवारों के घर भी अब लक्ष्मी जी का वास होगा। तो जिस तरीके से एक लंबे समय से टैक्स के डिडक्शन की बात हो रही थी कि जो है टैक्स की जो आय सीमा है इसको बढ़ाया जाए, तो आज जिस तरीके से टैक्स में आपने देखा कि 12 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं देना है, तो ये एक बड़े ही खुशी की बात है और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। और दूसरा, इन्होंने जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको 50,000 तक TDS पे छूट मिलती थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 1 लाख रुपए किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो उन्होंने महिला उद्यमियों को, खासकर SC ST समाज की जो महिला उद्यमी हैं, उनके उद्योग के लिए 2 करोड़ तक का उनका वित्तीय सहायता देने की बात कही है। इससे भी करीब करीब SC ST समाज की 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को करीब इसका फ़ायदा मिलेगा और उनका एक तरीके से कहिए तो उनका आर्थिक विकास और उत्थान होगा। जैसा कि आप उद्योग व्यापार समिति से जुड़े हुए हैं, तमाम समस्याएं लोगों की सामने आती हैं, तो क्या लगता है कि इस बार के जो बजट पेश किए गए हैं उससे उद्योग पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? निश्चित ही कहीं ना कहीं जो छूट की सीमा बढ़ी है तो इससे लॉयल्टी बढ़ेगी। लोगों में कर देने की जो है कि बातचीत जो होती है, लोग कई कर चोरी का जो करते हैं वो सब चीज़ें अब ख़त्म होगी और जो छूट की सीमा बढ़ी है इससे भी लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से सरकार निष्पक्ष रूप से फेसलेस काम हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो GST विभाग हो, इनकम टैक्स विभाग हो, हर जगह पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास व्यापारियों में, उद्यमियों में है और ये आगे भी दिखाई देगा। संतुष्ट है इस बजट? जी बिल्कुल, आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रख के किया गया है, संतुष्ट है। अब हम बात करेंगे महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा जी से। सर, सबसे पहले सवाल ये जानना चाहूँगी, इस बार का बजट में क्या खास रहा? देखिए, हम लोग जिस क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, मीडियम क्लास का, मध्यम वर्गीय व्यापारियों का, तो इस बजट में ये दिखाई पड़ा है कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए इन्होंने राहत प्रदान की है। ख़ास तौर से अभी इसका पूरा विश्लेषण नहीं किया गया है, आगे बजट में क्या आएगा, क्या चेंजिंग होगी, क्या नहीं होगा। मेरी समझ में एक लाइन की बात ये है कि 2047 को ध्यान में रख करके इस बजट को बनाया गया है।
जैसा कि मतलब व्यापार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कितना हम इनकम अपना ले सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं। क्या लगता है कि इस बार के बजट से सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी? देखिए, बजट जो आया है, अभी इस तरह का बजट इस बार आया है कि अभी इसका कोई विश्लेषण नहीं हो पाएगा। आगे चल के ये देखा जाएगा कि इस बजट में क्या क्या चीज़ों में अमेंडमेंट किया गया है, क्या क्या चीज़ किया गया है। मध्यम वर्गीय व्यापारी तो हर साल हर बार कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। लेकिन इस बार जो है, इन्होंने जो टैक्स में जो डिडक्शन किया है, टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किया है, उससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है। लेकिन आज मध्यम वर्गीय व्यापारी सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो वो पीड़ित है ऑनलाइन से। आज ऑनलाइन एक इतना बड़ा मुद्दा है मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए। देश के अंदर 12.5 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और उनकी राहत के लिए सरकार ने आज भी कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है जिससे उनको राहत मिल सके। आज मध्यम वर्गीय व्यापारी ऑनलाइन से इतना डिस्टर्ब है, इतना परेशान है कि उसका व्यापार जो है 100% जो व्यापार करने वाला व्यापारी है उसका व्यापार घट के आ गया 30% पर। आप बजट कुछ भी बना लीजिए, जब मध्यम वर्गीय व्यापारी के पास कस्टमर ही नहीं आएंगे, मार्केट में व्यापारी नहीं होगा, तो वो क्या कर सकता है। तो हम लोग की मांग थी, हम लोग ने बोला था कि ऑनलाइन पर भी आप अपना कुछ विचार प्रकट कीजिए, लेकिन सरकार ने कोई अपना विचार नहीं दिया, जिससे हम लोग को थोड़ी निराशा हुई है। चलिए बात करते हैं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता जी से। राहुल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार का बजट कैसा रहा? देखिए, इस बार का बजट जो है हर बार की तरह एग्रीकल्चर और मेडिकल सब पे फोकस है, और युवाओं के लिए शिक्षा में बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, IIM है, IITs है, उसमें सीट्स बढ़ाने की बात हो रही है। जहाँ 2-2, 5-5 सीट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे 10,000 सीट्स बढ़ाने की बात है अगले 5 सालों में। तो ये बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार द्वारा। मैं पर्यटन उद्योग से भी हूँ, टूरिज़्म के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है। हम लोग कई दिन से मांग कर रहे थे कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए। अभी क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट है टूरिज़्म, लेकिन स्पेशल इंस्टीट्यूट्स की कमी है जो प्रोफेशनल कोर्सेज कराए लोग अच्छा युवाओं को। और ये 50 इंस्टीट्यूट सेटअप करने की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही अलग अलग देश के हिस्सों में 50 यूनिक टूरिस्ट स्पॉट्स को सेलेक्ट करके डेवलप किया जाएगा। इससे वहाँ की भी इकोनॉमी बूम करेगी और पर्यटन उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जैसा कि सरकार ने हमेशा से डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है और इस बार के बजट में भी उम्मीदें थी कि जो डेवलपमेंट है उसको फोकस करते हुए तमाम क्षेत्रों में नई नीतियां लाई जाएंगी, तो सरकार क्या जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी? देखिए, जो भारत का आज भी बुनियाद है वो एग्रीकल्चर है, उस पर सरकार का फोकस है, शिक्षा पे फोकस है, और भविष्य जो न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य है उस पर सरकार फोकस कर रही है। 100 गीगाबाइट 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अलग से फोकस किया गया है। उसके R&D पे 20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है वित्त मंत्री जी ने। तो एनर्जी पे फोकस है, शिक्षा पे है, फार्मिंग पे है, पर्यटन पे है, सब पे फोकस तो दिख रहा है भारत सरकार का, और उसका इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। इस बजट 2025 को लेकर अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्री प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी से। अनूप जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार के बजट में क्या खास रहा? देखिए, सभी को नमस्कार। इस बार का बजट जो है एक रियलिस्टिक बजट है, जिसको वास्तविक बजट कहते हैं, और ऐसा लग रहा था कि वित्त मंत्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस देश को सपना जो दिखाना है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो सबसे बड़ी खास बात है कि फिर से इस बजट में जो घाटे का जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसको 4.4% GDP का करने का लक्ष्य निर्धारित है। ये दिखाता है कि जितना वित्त मंत्री एक्सपेंडिचर का साइज बढ़ा रही हैं उसी अनुसार वो आय करना चाहती हैं, और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी, जितने सामाजिक जो सुरक्षा के स्कीम्स है वो जारी रखते हुए ग्रामीण भारत पर फोकस करना चाहती हैं, ताकि 3D जो हमारे 3 महत्वपूर्ण डी हैं। एक डी है डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र हमारा मजबूत है, 145 करोड़ का देश है, और दूसरा उस देश में जो डेमोग्राफी का स्ट्रक्चर है, ग्रामीण भारत और शहरी भारत, ये 2 भारत एक होना चाहिए। यानी डिवाइड भारत और भारत के ये डी में डिवाइड जो होता है वो
पूरा हो सके, और तीसरा डी जो होता है डिमांड हो सके, ग्रामीण परिवेश के जेब में भी इतना पैसा हो कि वो हर कंज्यूमर आइटम्स का डिमांड कर सके, शिक्षा का डिमांड कर सकें, स्वास्थ्य का डिमांड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा पूरे बजट में 3D इफेक्ट दिखाई पड़ा है, और 12 लाख तक के कोई टैक्स न देने का मतलब गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अब आराम से 1 लाख रुपया महीने कमा सकते हैं और उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उस टैक्स का जो मद है वो खर्च करेंगे अपने स्वास्थ्य में, अपनी शिक्षा में, अपने टूरिज़्म के सेक्टर में, और इस तरह पूरा का पूरा भारत, संपूर्ण भारत विकसित होगा, जिसको कि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री ने विकसित भारत की तस्वीर के रूप में पेश किया है। जैसा कि अगर पिछले बजट से कंपैरिजन करें तो पिछले साल का बजट अंतरिम बजट था, जिसमें कि लोगों के चेहरे पे बहुत सारी मतलब नाकामी सरकार के प्रति उन्होंने जाहिर की थी और वो खुश नहीं थे। लेकिन इस बार का बजट जो आया है उसमें मध्यम वर्गीय को फोकस करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या लगता है आने वाले समय में जो मध्यम वर्गीय को लगता था कि हम खत्म होने वाले हैं, ये जो उनकी सोच थी वो अब बदल पाएगी? बिल्कुल, एक इंजेक्शन दे दिया गया है, जो कहते हैं कि एक प्राण वायु के लिए इंजेक्शन दिया गया। मध्यम वर्ग बहुत दिन से सोच रहा था कि हमारे टैक्स को रेशनलाइज किया जाए। हमारे कई सारे चीज़ ऐसे हैं कि मध्यम वर्ग ही पीस रहा है, वही सबसे अधिक देने वाला है, और उसी के रिटर्न से पूरा देश चल रहा है। इस छवि को वित्त मंत्री ने इस पूरे बजट में कम करने की कोशिश की और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा उपहार दिया है। टैक्स में छूट, बहुत सारे आइटम्स में छूट, उनके किराए के जो 2.5 लाख किराया था उसको 6 लाख तक के किराए को TDS से जोड़ा गया, और टूरिज़्म, ट्रैवल और टूरिज़्म के सेक्टर को बढ़ाया गया। छोटे छोटे SMEs या कुटीर उद्योगों का हब बनाया गया। ये सब मध्यम वर्ग के लिए है ताकि रोजगार का सृजन हो। आप जानते हैं कि मध्यम वर्ग भी रोजगार सृजन में सबसे बड़ा इंजन है, और इसलिए AI, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे AI के थ्रू बेंगलोर जैसे शहरों में जाके इस देश की विकास में योगदान दे रहे हैं, उनके लिए भी छूट है। तो ये सारे का सारा बजट देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, और इसलिए हमने कहा ना कि जो डिमांड है, शब्द है 3D में, वो मध्यम वर्ग के लिए है और ग्रामीण भारत के लिए है। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जिस प्रकार से जनता महंगाई और रोजगार के चलते मतलब आए दिन उनका सरकार से कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं, और ये सच बात है कि महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बहुत कम नीतियों को लाया गया है। तो इस बार के बजट में क्या उसे भी फोकस किया गया है? देखिए, जनता का अधिकार है शिकायत करना, इसलिए डेमोक्रेसी मजबूत है, और ये आम बजट है, जनता का बजट है, हमारे लिए बजट है। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं शिकायत करूँगा, आपको लग रहा है आप भी कीजिए। तो ये बिल्कुल शिकायत करना चाहिए जनता को। मैं तो इस जनता के साथ हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जनता की शिकायत इस बार कुछ कम होगी, क्योंकि जनता इसी से खुशी है कि उसके पास कुछ खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसे आए और कुछ बचाने के लिए अतिरिक्त पैसे आए। जनता बहुत ही संवेदनशील है इस देश की, बहुत कम में संतुष्ट होती है। आपने देखा होगा कुंभ इतना बड़ा पर्व चला, कौन सी जनता है, आपने देखा होगा 80% जनता ग्रामीण भारत के हैं, और वो छोटे में संतुष्ट हैं। उनको स्नान चाहिए, गठरी लिए हुए हैं और 1000-1200 रुपया खर्च भी कर रहे हैं। ऐसी जनता के लिए आम बजट होना चाहिए। हमको लगता है कि जनता की शिकायत शायद इस बजट से अब कम होगा। महंगाई पर नियंत्रण है, मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कुंभ के बावजूद कृषक पदार्थ में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया, सब्जी बहुत महंगे नहीं मिल रहे हैं। जहाज का किराया महंगा है, होटल का किराया महंगा है, लेकिन सब्जी नहीं महंगा। इसका मतलब कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने में सरकार सफल हुई है, और ये मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की वजह से हो रहा है। बजट 2025 का एक महत्वपूर्ण बिंदु वो था जो कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा स्पेशल नीतियों को लागू करना। ऐसे में महिलाओं के व्यूज़ क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, क्या उनके चेहरे पर वो खुशी देखने को मिल रही है जो उन्होंने सरकार से लगा के रखी थी? इसके लिए हम बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम CS प्रेरणा महेश्वरी। बात अगर इस बार के बजट की करें तो महिलाओं के लिए इस बार के बजट में क्या खास है? महिलाओं के साथ साथ मैं इस प्रोफेशनल भी हूँ, तो उस नज़रिए से कहूँगी कि ये बजट काफ़ी सराहनीय रहा। सरकार ने हर एक सेक्टर को कवर किया। सबसे खास चीज़ जो लगी कि MSME के क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया, जो कि बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बजट रहा। हर सेक्टर को सरकार ने कवर करने की कोशिश करी, जैसे कि डे केयर वगैरह, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए सेटअप, रेलवे के लिए स्टार्टअप्स को ध्यान रखा। काफ़ी प्रोग्मेटिक मतलब लॉन्ग टर्म देखते हुए बहुत अच्छा एंड कंक्लूसिव बजट रहा।
अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम रितिका सर है। आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे मध्यम वर्गीय महिलाएं जो होती हैं वो एक एक रुपए अपने संजो के अपने भविष्य को संवारने का काम करती हैं, ऐसे में इस बार का बजट उनके लिए पहली चीज़ तो मिडिल क्लास पर उन्होंने फोकस किया, दूसरी महिलाओं पर क्या खासियत लेकर आ रहे हैं? मैम इस बार का बजट मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जस्ट बिकॉज महिलाओं के लिए डिजिटलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, हाउस होल्ड वुमेन स्टार्टअप पे फोकस करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इस बार के बजट को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप उद्यमी से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में इस बार के बजट से आने वाले समय में वाराणसी के व्यापारियों को और उद्यमियों को किस प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा? जैसे कि अभी पिछले बार से बजट हम लोग देख रहे थे तो उतना खुशी मतलब नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस बार का बजट बहुत फ़ायदेमंद है और आगे आने वाले हर मतलब जो भी महिलाएं जो स्टार्टअप्स में जाना चाहती हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत सही हो गया है। हमने बात की महिलाओं के व्यूज़ को जाना और ये सच है कि इस बार के बजट से लोगों को चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है और जो इस बार का बजट है वो सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट को पेश किया है। खासतौर पर मध्यम वर्गीय और महिलाओं के लिए जिन नीतियों को लाया है उससे यह पता चलता है कि सरकार हर वर्ग के लोगों को, हर श्रेणी के लोगों पर अपना फोकस कर रही है और आने वाले समय में इसका लाभ हर किसी को देखने को मिलेगा।